चले जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 101। इफ अ रिएक्शन रेट डजंट चेंज विद कंसंट्रेशन देन इट इज। ये तो बहुत ही इजी है कि अगर कोई रिएक्शन रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अर्हीनियस इक्वेशन। अब अर्हीनियस इक्वेशन अगर आपने याद किया तो आपको पता होगा, ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि बाकी जो सब है ना वो इससे डिफरेंट है, जो कि अर्हीनियस इक्वेशन के करीब करीब भी नहीं है। तो अर्हीनियस इक्वेशन असल में होती है के इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, जबकि ये सारे के सारे गलत हैं, तो ऑप्शन बीटा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द। अब यहाँ पे आपने ये जुमला पूरा करना है, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल। ऐसा नहीं होता, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की हीट इक्वल होगी तो फिर रिएक्शन होगा ही नहीं। रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट की हीट ज्यादा है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट इज मोर देन रिएक्टेंट, यानी कि द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, जी ऐसा होता है। ये बिल्कुल ठीक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की हीट होती है, हीट कंटेंट होता है, वो रिएक्टेंट से ज्यादा होता है। इसका मतलब ऑप्शन चार्ली ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट विल नॉट चेंज, ये भी गलत है, तो ऑप्शन चार्ली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी इन बोर्न-हैबर साइकिल एक्सेप्ट। जी बोर्न-हैबर साइकिल के अंदर हीट लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने का कौन सा, इस यानी कि ये सारे नीचे जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इसके मेथड है। वो कहते हैं इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि नहीं है, जो कि ऑप्शन चार्ली ठीक है, डी आयोनाइज द मेटल, ये नहीं होता। जबकि एटोमाइजेशन ऑफ मेटल भी होता है, आयनाइजेशन ऑफ मेटल भी होता है और आयनाइज नॉन मेटल भी होता है, ठीक है, जो कि आप क्लोरीन में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है, ऑप्शन चार्ली करेक्ट हो गया। Question number 105. The enthalpy change when 1 mole of water is formed by the reaction of acid with an alkali under standard condition is called। तो आपको पता है हमेशा जब भी कोई वाटर फॉर्म होता है, कोई अल्कलाई एसिड का रिएक्शन करता है तो उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 106। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 इज। आपको इसका फार्मूला पता है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी आती है। इसका +1 है, ऑक्सीजन का -2 होता है। इसके अंदर अगर 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, और ये +1 जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर है +7, ठीक है। इसका आंसर क्या है? +7। ओके, which step is irrelevant with respect to balancing of redox reaction by oxidation। वो कहता है कि इन सारे स्टेप्स में से कोई ऐसा एक स्टेप है जो कि इररेलेवेंट है, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए काम नहीं आता, तो इसकी ऑप्शन ए ही ठीक है। स्प्लिट द रिएक्टेंट इनटू 2 हाफ रिएक्शन। ये वाला ऑक्सीडेशन जो रिडॉक्स इक्वेशन होता है इसके अंदर ये वाला यूज नहीं होता कि इसको 2 हाफ में रिएक्शन में आपने इसको करना होता है। जबकि साइन ऑक्सीडेशन नंबर 2 ऑल एटम ये भी इन्वॉल्व होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट अंडरगोइंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये भी यूज हो रहा होता है। इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन ये भी यूज हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 108, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो कहते हैं इन सब में से कौन सा फीचर इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नहीं होता, तो इसको ऑप्शन चार्ली ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड, के इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट नहीं होता, इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट करंट डीसी करंट होता है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जबकि रिडक्शन अकर एट कैथोड ये ऐसा ही होता है, ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड ऐसा ही होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अच्छा फर्स्ट करें अगर आपको ये नहीं पता कि अल्टरनेटिंग करंट होता है या नहीं होता, आप बाकी ऑप्शन तो देखें। क्या आप कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है? जी होती है। ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे? जी होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। जब ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं, इसका मतलब कि ये वाली जो ऑप्शन है यही गलत हो सकती है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इनमें से किसमें होता है जी? NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में भी नहीं, H2O में भी नहीं,
जी, ये कंपाउंड बहुत मशहूर तरीन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में आता है NH3BF3, तो ये ऑप्शन चार्ली करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स नेम्ड। अब होमोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनसे होते हैं, इनकी दो क्लासेस होती हैं जो कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विच रिलीज इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग। जी, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो NH2 ग्रुप है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। बाकी NO2, CN और NR3+ ये नहीं करता। ये आर्थो एंड पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप और मेटा अट्रैक्टिंग ग्रुप उस टॉपिक में से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ मोल इन एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जी, ये तो बहुत ही आसान है। अब देखिए, जितना ज्यादा मैथ होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि इसके अंदर फार्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अगर मोलर मैस कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, ठीक है। तो मैस ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइप एंड relative amount of each isotope in an element can be found by। जी, अब जो आइसोटोप्स होते हैं उसकी relative abundance फाइंड करने के लिए कौन सा हमारे पास मेथड यूज होता है, तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल पहले चैप्टर से आया हुआ है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 114, The atomic masses of element depend upon। जी, एटॉमिक नंबर पे मैस डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो मैस बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ आइसोटोप एंड रिलेटिव अबंडेंस। जी बिल्कुल, ये वाला टॉपिक बिल्कुल, ये वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन चार्ली, नंबर ऑफ आइसोटोप एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। क्वेश्चन नंबर 15, no individual atom in a sample of 1 mole of neon has a mass 20.18 AMU because it is। अब ये आपका जो FSC बुक है उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है पीछे एक्सरसाइज में, तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि नियोन का ये 20.18 AMU नियोन का एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है। उसके बाद द p ऑर्बिटल हैज, p ऑर्बिटल आपको पता है इसके दो लोब्स होते हैं, एक ऊपर के डायरेक्शन में, एक नीचे के डायरेक्शन में। तो p ऑर्बिटल की वो बात कर रहा है, ठीक है। p सबशेल की अगर बात कर रहा होता तो p सबशेल के अंदर आपको पता है 6 लोब्स होते हैं इसके, ठीक है, जो कि 2 लोब x एक्सिस में, 2 लोब y एक्सिस में और 2 लोब z एक्सिस में होते हैं, लेकिन उसने सिर्फ p ऑर्बिटल की बात की है। अब वो px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, हर केस में इसके 2 लोब ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following electronic configuration is correct for carbon। जी, कार्बन के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ठीक है। कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर देखें 2 2 4 4 3 7, ठीक है, तो ये गलत हो गया। 2 2 4 और 4 8 ये भी गलत हो गया। 2 2 और 2 6 ये बिल्कुल ठीक है, और 2 2 1 5 ये गलत है। ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, इंटरमोलेकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस आर। जी, आइडियल गैस ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके मुताबिक उसका पोस्टुलेट नंबर 5 है कि आइडियल गैस के अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्स बिल्कुल ही नहीं होती, तो एब्सेंट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 119, जो कि है तो करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन इज। लो जी, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, आपको पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, यही असल इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल गैस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट। जी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर जब आप प्रोवाइड करते हैं और हाई प्रेशर जब आप देते हैं तो क्या होता है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो हमें शो होता है, उसका यानी कि उसके दरमियान में उसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी जनरेट होने लग पड़ती हैं, और उसका जो वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। इन ऑर्डर टू बॉयल वाटर एट 110 डिग्री सेल्सियस एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। तो ये भी आपकी बुक के अंदर का टॉपिक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये वाला टॉपिक लिखा हुआ है, जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक है, उसके नेक्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है
कि 110 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 760 टू 120 सॉरी 1200 टॉर तक होता है। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। ले जी केमिस्ट्री का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता। जी अमोनिया के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इथाइल अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हाइड्रोकार्बन ही वो फैमिली है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करती। जी ये था हमारा केमिस्ट्री का यहाँ तक ही। इसके बाद अब हम जाएंगे फिजिक्स में। अब आप एक बात याद रखें कि फिजिक्स जो है इसके अंदर अब हमारे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन शुरू होगी, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व हुए। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का और आपकी तरतीब के हिसाब से 123rd क्वेश्चन है। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज। लो जी, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है। ये 10th क्लास के स्टूडेंट भी कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फेरेड, जिसका स्मॉलर यूनिट आप माइक्रो फेरेड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 124, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इन द मिडल रीजन। जी ये जो आपका टॉपिक है जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान में, उसके अंदर की साफ बात लिखी हुई है उसी टॉपिक के अंदर कि दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, चाहे वो कैपेसिटर की हो चाहे वो वैसे हो, उनके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग 2 कूलम चार्ज विच रिक्वायर 60 जूल ऑफ वर्क बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है किस चीज़ के लिए कि 2 कूलम चार्ज को हमने मूव करना है, जिसके लिए हमें चाहिए जो कि रिक्वायर करता है 600 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। जी तो ये देखें ज़रा, हमारे पास जो क्वेश्चन में देख लेते हैं, जो चार्ज है Q वो है 2 कूलम और हमारे पास वर्क है 600 जूल। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वोल्टेज का फार्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क इज 600 जूल ओवर 2, तो इसका आंसर है 300 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 300 वोल्ट। तो इसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं जी। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट, 300 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का कौन सा फीचर नहीं होता, दे एक्ट ऑन चार्जेस। जी ये फीचर होता है, हमने नोट्स से देखना है। दे कैन बी अट्रैक्टिव, ये भी होता है। दे कैन बी रिपल्सिव, ये भी होता है। जबकि दे एक्ट ऑन मैसेज, जी नहीं, ये चार्जेस पे एक्ट करती है, मैसेज पे एक्ट नहीं करती। तो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 128। द मैग्नीट्यूड ऑफ the current in metals is proportional to the potential difference across it as long as temperature of the conductor is kept constant is known as। लो जी, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। इट इज ओहम्स लॉ। क्वेश्चन ऑप्शन चार्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 129, when length of copper wire is doubled then resistivity becomes। जी ये भी आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी किसी भी चीज़ के एरिया या लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे तो इसका रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट रिमेन कांस्टेंट। अगर ये रेजिस्टेंस होता तो तब इसका हाफ या हम देख लेते क्या होगा, लेकिन ये रेजिस्टिविटी है तो इसका होगा रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 130, the resistance of semiconductor with rise in temperature is। जी हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वोल्ट इंटू एम्पियर इज अ मेजर ऑफ। अब ये यूनिट वोल्ट, ये जो यूनिट है ये पोटेंशियल डिफरेंस का है, एम्पियर करंट का है। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो जी बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है कि ये किसका है, ये पावर का है। क्योंकि देखिए पावर इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। आपने पावर डेसिपेशन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, पी इज इक्वल टू वी आई।
V के लिए वोल्टेज, I के लिए एम्पेयर, तो इसका पावर आंसर ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132, द फॉर्मूला। जी आपको साफ नजर आ रहा है कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर बी मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इस्तेमाल होती है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर यहाँ पे ई होता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is incorrect of for any magnetic field line, कि इसमें से कौन सी ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द लाइन आर फारदेस्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी ये बात गलत है, सॉरी जी बिल्कुल, जब वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती, ये सबसे वीक होती है। तो ये ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है, हमने ऑप्शन डेल्टा को ठीक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जी ये तो यूनिट आपने याद करने हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट है लेंजेस लॉ की, बहुत मशहूर स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एसी जनरेटर द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम when factor sin omega t is equal to, जी जब sin omega t 1 के इक्वल होगा तभी एसी जनरेटर की ईएमएफ क्या होगी जी, मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ, ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, अच्छा ये बात आप हमेशा याद रखना कि रियल ट्रांसफार्मर है या आइडियल है, तो यहाँ पे आइडियल लिखा हुआ है। हमेशा आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों इक्वल होती है, ना ही इनपुट पावर ग्रेटर होती है ना ही पावर इनपुट लेस होती है या हाफ होती है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। नाउ लेट मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 139, द कन्वर्जन ऑफ AC into DC is called rectification and the circuit is called rectifier, which component of the electronic, जी रेक्टिफायर के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, डायोड यूज होता है, ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज गिवन बाय 4 डायोड कनेक्टेड इन अ ब्रिज टाइप अरेंजमेंट, ना ही 3 ना 2 ना 1, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 141 अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ प्लॉट बिटवीन, जी वोल्टेज और कर्व के दरमियान जो ग्राफ अगर प्लॉट करें तो वो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व आता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 142 which is the value of Planck's constant is, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.16 into 10 to power minus 34 joule second. Now let's move toward question number 134. The de Broglie wavelength associated with the particle moving at 106 meter per second and having mass this, कहता है कि आपने डी ब्रॉय वेवलेंथ फाइंड करनी है एक पार्टिकल की जिसका जो कि मूव कर रहा है इस स्पीड से और उसका मास है 10, ये असल में है 10 to power -30 किलोग्राम। ये लास्ट पेपर में मिस्टेक हुई थी, ये जो है इसका है 10 to power -30 किलोग्राम। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लें। तो आपको पता है डी ब्रॉय वेवलेंथ का फार्मूला होता है h/mv, जब आप वो फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.9 into 10 to power -5 मीटर। ये आप सॉल्व करके देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144, लाइट प्रोपगेट थ्रू स्पेस एज अ वेव इज एविडेंट बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जी अब इसके अंदर वो कहते हैं नीचे वाले जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं वो सारी की सारी लाइट का जो वेव वाला नेचर है उसको शो कर रही है सिवाय एक के। जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी शो होता है जब अगर हम देखें कि लाइट एज अ पार्टिकल मूव शो करे, बाकी इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये सारे के सारे फिनोमेना ये वेव नेचर को शो करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 145, which series fall in the ultraviolet region, बहुत इजी है, Lyman series fall in the ultraviolet region, option alpha is correct। Now question number 146, the potential through which an electron should be accelerated so that on collision it can lift the electron in the atom from its ground state to some higher state is known as, G
इस प्रोसेस को एक्साइटेशन वोल्टेज कहते हैं। ऐसा पोटेंशियल जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करे और लोअर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट के ऊपर चला जाए तो उसको एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्सरे इज इनकरेक्ट। एक्सरे के बारे में कौन सी बात गलत है कि हैविंग हायर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। अगर उसकी वेवलेंथ हायर होगी तो वो एक्सरे नहीं होगी, उसकी एनर्जी विजिबल लाइट से भी कम होगी। लेकिन आपको पता है एक्सरे की जो एनर्जी होती है वो विजिबल लाइट से बहुत ज्यादा होती है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन अल्फा इज ओवर कंसर्न। नाउ क्वेश्चन नंबर 148, द यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज। डीके कांस्टेंट का यूनिट होता है पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149, if we have n number of any radioactive element, then after a period of n half lives the number of atom left behind is। तो इसका फार्मूला आपको पता है 1/2 पावर n इंटू n नॉट, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। जी जीन म्यूटेशन एक सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जबकि स्किन बर्न, लॉस ऑफ हेयर एंड द इंडक्शन ऑफ कैंसर ये एक क्या है जी, सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है। अब ये एक जर्म लाइन बायोलॉजिकल इफेक्ट है। सोमैटिक का मतलब होता है आउटर सेल, जीन जर्म लाइन सेल में होती है, ठीक है। जीन म्यूटेशन असल में जर्म लाइन सेल में हो सकती है, अगर ये सोमैटिक सेल में होती है तो उसका इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट पेज। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 151 है, एन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी मेड बाय बॉम्बार्डिंग। इसका असल आंसर है हाई एनर्जी पार्टिकल ऑन स्टेबल एलिमेंट। ये ऑप्शन चार्ली ठीक है, लो एनर्जी पार्टिकल नहीं मूव करवाने होते किसी स्टेबल एलिमेंट पे, इससे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं बनता। इसका असल आंसर है हाई एनर्जी पार्टिकल्स ऑन स्टेबल एलिमेंट, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन एन इलास्टिक कोलिजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज। जी इलास्टिक कोलिजन में बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 153, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द कर्व्ड पाथ इज। जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा कर्व्ड पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है, जबकि जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है वो उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, बोथ एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद देखते हैं द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम द फैक्टर sin 2 थीटा बिकम। रेंज जब sin 2 थीटा 1 के इक्वल होता है तो इसकी रेंज मैक्सिमम होती है। ये आपने रेंज वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, ये असल में फिजिक्स, जी बिल्कुल ठीक है, ये जो रेंज वाले टॉपिक से आया है। प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक में आपको पता है अगर थीटा 45 हो, इसकी वजह से sin 2 थीटा का जो फैक्टर है ये 1 आ जाता है और इसकी वजह से रेंज मैक्सिमम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 155, the two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity is called projectile motion। ये तो इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 156, in velocity time graph the area under the graph is equal to। जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो एरिया होता है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 157 इज, according to Newton's law of motion, the mass of the object is a quantitative measure of its inertia। Option beta is correct। 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoule। Okay, question number 159, which of the following is non-conservative force? The frictional force is a non-conservative force। Okay, question number 160, work done is equal to effort into distance। यानी कि effort यहाँ पे force का एनालॉगस है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस कर दी है, फोर्स की जगह एफर्ट कर दी है, बाकी ना प्लस ना माइनस ना डिवाइड। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 161। When a force of 1 Newton displaces the point of application by 1 meter in the direction of force, the work done is। जी आपको पता है वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 न्यूटन, 1 इंटू 1 आंसर 1, तो इसका आंसर है 1 जाउल। ओके, क्वेश्चन नंबर 162, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू लिफ्ट अ वेट ऑफ 2 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन 4 सेकंड, व्हिच इज द पावर आउटपुट ऑफ द मोटर। अब यहाँ पे आपने पावर आउटपुट फाइंड करना है। अब ये देखिए हमारे पास जो फोर्स है वो है 2 न्यूटन, फोर्स इज 2 न्यूटन
और जो डिस्प्लेसमेंट है, हाइट है, वो है 100 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर। और टाइम इसके लिए जो है वो है, जो इसको टाइम लगा वाटर को ऊपर ट्रांसफर करने के लिए, वो है 4 सेकेंड। ठीक है, राइटिंग ना की तरफ प्लीज सॉरी, क्योंकि मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ। तो अच्छा जी, अब पावर का आपको फॉर्मूला पता है, वर्क ओवर टाइम, और वर्क होता है एफ डी ओवर टी। अब फोर्स आपको पता है, यहाँ पे हमें दी हुई है 2, डिस्प्लेसमेंट इज 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4, तो 2 इंटू 2 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 ओवर 2 होता है 0.5, और वर्क का यूनिट पावर का यूनिट होता है वॉट। ठीक है, तो इसका आंसर है 0.5 वॉट। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो इसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, इसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपने याद किया होगा। नेक्स्ट 164, एन एयरक्राफ्ट मेक अ टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर। It is traveling with a velocity of this, which is 250 meter per second. The angular velocity of the aircraft is. अब आपको इसका फार्मूला पता है, इसका फार्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो ये देखिए सर, इसका v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, हमने फाइंड करनी है एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर r। अब v इज 250 मीटर पर सेकेंड और रेडियस है 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5 रेडियन सेकेंड। तो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 165, अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving on the circular path of radius r and velocity v and then centripetal force acting on it is f. If the velocity of the particle is increased by 2 times and the radius of circular path is increased by 4 times, then new centripetal force will be. आपको पता है रेडियस जो है उसका स्क्वायर होता है, डिवाइड हो रहा होता है, जो कि अगर रेडियस अगर द सर्कल इंक्रीज बाय 4 टाइम। ठीक है, तो अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो ये देखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। जी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है 2 टाइम, तो ये 2v स्क्वायर हो जाएगा ओवर 4 हो जाएगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो m 4v स्क्वायर ओवर 4, ये 4 4 से कट जाएगा, तो mv स्क्वायर ओवर r। इसके अंदर और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स दोनों बराबर आएंगी, तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 166, अ रोलर कोस्टर इज मूविंग विद द वेलोसिटी दिस ऑन अ सर्कुलर पाथ ट्रैक ऑफ रेडियस दिस। द नेट मास ऑफ कोस्टर प्लस पैसेंजर इज m। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहता है आप फाइंड करें जी। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है mv स्क्वायर ओवर r होती है। अब उसने यहाँ पे मास नहीं दिया, सिर्फ उसकी जगह m लिख दिया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, m v स्क्वायर करना है, v स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30, और ये जो m है ये वैसे का वैसे साथ ही आ जाएगा, तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज। इसका देखें एम्पलीट्यूड आपको नजर आ रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 मीटर है, तो इसका आंसर आएगा 1 मीटर। ओके, ऑप्शन डेल्टा। नाउ क्वेश्चन नंबर 168, which of the following is incorrect about the node when the string is plucked। जी, नोड के बारे में कहता है कौन सी बात गलत है, तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड इज 1 वेवलेंथ। जी, ये जरूरी नहीं है कंसेक्टिव नोड के दरमियान में जो, बल्कि कंसेक्टिव नोड के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो हाफ वेवलेंथ के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये गलत है। इन ट्रांसवर्स वेव्स द पोर्शन अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड वेव क्रेस्ट। ठीक है, अबव जो होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं और जो डाउन होता है उसे ट्रॉफ कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 170, which of the following doesn't cause stationary wave? Two wave of equal amplitude। ठीक है जी, टू वेव्स ऑफ इक्वल अनइक्वल एम्पलीट्यूड। अच्छा जी, अनइक्वल लिखा हुआ है जी, इसके लिए इसकी अनइक्वल एम्पलीट्यूड नहीं चलेगा, इसके लिए इक्वल एम्पलीट्यूड चाहिए होता है। इसका ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 171 देखें जरा।
ओके, ये डॉपलर इफेक्ट वाली इक्वेशन है, इसके अंदर आपको पता है इसकी इक्वेशन ये है, इसको इतना लंबा इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा ये बुक की सारी लाइनें हैं। तो ये जो डॉपलर इफेक्ट वाली इक्वेशन होती है यहाँ पे कौन सी यूज होगी, तो एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस ओवर एफ एस, ठीक है, इसके अंदर सोर्स मूव कर रहा होता है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। The distance between two consecutive particles which are exactly in the same state of vibration is called wavelength, ठीक है। उसके बाद यानी कि जब ऐसे दो पार्टिकल जो कि सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होता है, यानी कि वो उनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, यानी कि वो उनके दरमियान में जो एंगल होता है वो 360 का होता है, इसका मतलब वन वेवलेंथ उनके दरमियान में डिस्टेंस होता है। ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू द प्रोसेस। तो ये बहुत आसान था, ऑप्शन बीटा करेक्ट। व्हिच ऑफ द which is the what is the value of heat energy in an adiabatic process। जी ही adiabatic process में हीट ना लूज होती है ना गेन होती है, हीट जीरो होती है, ठीक है, ऑप्शन चार्ली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 175, द कूलम्स लॉ स्टेट्स। अब यहाँ पे अपने कूलम लॉ की डेफिनेशन करनी है, बहुत आसान है। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसका जो स्टेटमेंट है कूलम लॉ की वो ये है, तो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट, बाकी नहीं है वो आप पढ़ लीजिएगा, वो गलत है। अब वीडियो लंबी होती जा रही है तो कोशिश करते हैं स्पीड से खत्म करने की। द फॉर्मूला V इज इक्वल टू वर्क ओवर यूनिट चार्ज या पॉइंट चार्ज को कह ले रिप्रेजेंट, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे उसने V लिख भी दिया है, फिर भी पूछ रहे हैं कि किसका फार्मूला है, तो आपको बता देना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है जी। यहाँ पे हमारी फिजिक्स के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। चलें जी, जरा आप चौकस होके बैठ जाए। अब शुरू हो गई है इंग्लिश। इंग्लिश के क्वेश्चन काफी मुश्किल थे, तो आप देखिएगा जरा क्या हो रहा है। शुरू में तो आपको पता चलेगा कि बहुत इजी है, लेकिन आगे के देखें होता है क्या जी। द सूप डैश गुड, इसका अगर आपने ग्रामर में पढ़ा हो तो इसके बाद इज टेस्टिंग तो आ नहीं सकता, हैज टेस्ट या टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सूप इज सिंगुलर तो टेस्ट आएगा, ठीक है। द सूप टेस्ट गुड, ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 178, पिक द करेक्ट वन। द सुपरवाइजर हैज नोर, हैज के बाद नोर आ ही नहीं सकता, हैव के बाद भी नहीं आ सकता, यानी कि नोर वाला गलत है, तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। सुपरवाइजर हैज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, नोर विल एवर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, तो ये ऑप्शन चार्ली ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 179 देखें जरा। द वर्ड What does the word spill mean? अब ये सिनोनिम का वर्ड है, स्पिल का मतलब होता है फैलाना, तो इसका मतलब है स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड इसका सिनोनिम है। Which does the word ancestor mean? ये भी बहुत इजी, ancestor का मतलब होता है forefather। उसके बाद what does the word surplus mean? surplus का मतलब होता है in excess, तो इसका ऑप्शन अल्फा करेक्ट है। उसके बाद choose the correct sentence। It was greatly good, इट वाज, ये तो गलत हो गया, ग्रेटली गुड नहीं हो सकता। बाय यू टू प्रोपोज, ये देखिए ईडी आ गया, ये भी गलत हो गया। टू के बाद प्रोपोज नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद ये देखें इट वाज ऑफुली गुड, अब ऑफुली गुड ओके बाय यू, अब बाय यू नहीं आ सकता, ठीक है, बाय यू नहीं आ सकता, ये भी ऑप्शन गलत हो गई। उसके बाद इट वॉज ऑफली गुड ऑफ यू टू प्रपोज अ डेज पिकनिक एट मरी, ये बिल्कुल ठीक है। इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपको इसमें से बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन ऑप्शन चार्ली ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस। द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर वाज डेनिस T2 फ्रॉम द US, तो ये वाली यूनाइटेड स्टेट्स, ये वाली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बाकी गलत हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मिस्टेक है वो है जो जिसको आप कहते हैं पंक्चुएशन जी। इसके अंदर यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, फ्रॉम के बाद भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर T2 फ्रॉम के दरमियान में ये वाला साइन नहीं आना चाहिए। उसके दरमियान में यहाँ पे जो यहाँ पे भी हमारे पास नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन चार्ली और सॉरी ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट, ऑप्शन डेल्टा इज रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 184 को आप देखें जरा। यू हैव ऑफन हियर्ड ऑफ माई स्पीकिंग, ठीक है, तो ये गलत है।
आप इसको पढ़ के देखिएगा, आपको ये गलत लगेंगे अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, तो हम इसको शॉर्ट में देखते हैं कि ये है इसका ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक है, वो है ऑप्शन चार्ली, जो कि है यू हैव ऑफन हियर्ड मी। ठीक है, हियर्ड ऑफ मी गलत हो गया, स्पीक ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, तो वहाज वहीद हु इज बैरिस्टर हेयर। ठीक है, बाकी सारों के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 185। इसके अंदर उसने कहा चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो द अनएग्जामिन्ड लाइफ सेड सोक्रेट्स इज़ अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन। अच्छा, इसके अंदर उसने जो पंक्चुएशन की मिस्टेक्स रखी हैं, ठीक है, इसके अंदर देखें यहाँ कोमा आना चाहिए था, ये गलत हो गया है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे कोमा आना चाहिए था, ये इस वजह से गलत हो गया है। और इसके अंदर क्या मिस्टेक है, इसके अंदर फुल स्टॉप नहीं रखा हुआ, इसका मतलब ऑप्शन अल्फा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186। चूज द करेक्ट सेंटेंस। गुलिवर ट्रेवल्स वाज रिटन टू स्विफ्ट। जी ये इसके अंदर प्रपोजिशन की मिस्टेक है, रिटर्न टू नहीं होता, रिटर्न बाय होता है, ये रिटर्न ऐड ये भी गलत हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर भी बाय है, इसके अंदर भी बाय है, लेकिन ये जो है इसके अंदर अपोस्ट्रोफी एस आएगा, इसका मतलब ऑप्शन चार्ली करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 187 है, इसके अंदर भी आपने चूज़ द करेक्ट सेंटेंस करना है। इसके अंदर ग्रामर है ऑप्शन बीटा, इसमें करेक्ट है दे इज़ मिस्टर हाशिम हु दे से इज़ द बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर टू द सॉरी इन द टाउन। तो ये वाली ऑप्शन ठीक है, बाकियों में मिस्टेक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 188 है, ही टेक्स डैश हिज फादर फिल द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो टेक्स के बाद आफ्टर लगता है। ठीक है, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ऑप्शन चार्ली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 189, डैश वर्ड्स स्पोकन इन द अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। इसका आएगा अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, अ फ्यू वर्ड्स, ऑप्शन अल्फा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 190, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसके अंदर जो करेक्ट सेंटेंस है वो है इन 1838 श्लैडन सजेस्टेड दैट ऑल प्लांट्स वर मेड ऑफ सेल्स। ये वाली ऑप्शन ठीक है, बाकियों में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, वो आप देख लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसकी भी वही है, शी हैज़ ब्यूटी ब्रेन एंड वेल्थ अ रेयर कॉम्बिनेशन। ये वाले जो प्रपोजिशन इसके अंदर जो यूज़ हुई हैं, जितनी भी इसके अंदर जो वर्ड्स हैं सब के सब ठीक है। ठीक, बाकियों के अंदर ये देखें, यहाँ पे ये सेमी कॉलन आ गया, ये गलत हो गया है। ठीक है, इसी तरह सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ये प्रपोजिशन की सॉरी प्रपोजिशन नहीं, इसको कहते हैं पंक्चुएशन कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो गया, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसके अंदर फैरो जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसकी स्पेलिंग ठीक है PHARAOH फैरो, बाकी ये तीनों की तीनों स्पेलिंग गलत है। उसके बाद चूज द सेंटेंस व्हाट इज दैट इज पंक्चुएटेड करेक्टली। इसमें से किसकी पंक्चुएशन बिल्कुल करेक्ट हुई है, तो ऑप्शन बीटा ठीक है। ही सेड टू हिज प्रिंसिपल he said to his discipline sorry he said to his disciple वॉच एंड प्रे। ठीक है, ये वाली ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हमारा इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका आएगा आई हैव नेवर नॉन हिम। ठीक हो गया, ये वाली ऑप्शन इसकी अल्फा करेक्ट है। जी ये थे हमारे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन। अब लास्ट में हमारा लॉजिकल रीजनिंग रह गया है टॉपिक। ये देखिएगा ज़रा, रीड द पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा तरतीब के हिसाब से 195 बन रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब PQR आर 1 डिजिट। ठीक है, ये 1 डिजिट है, यानी कि ये 1 से लेके 9 तक हो सकते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर। ओके, P इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, P सबसे छोटा इवन नंबर है। अब सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, 2। Q इज़ द लार्जेस्ट ऑड नंबर। अब 1 डिजिट यानी 1 से लेके 9 तक जो सबसे बड़ा ऑड नंबर होता है वो होता है 9, एंड R इज़ 5। ठीक है, तो आपको पता है अगर P 2 है, Q 5 है, सॉरी R 5 है और जो Q है वो 9 है, तो इन सब का सम करें तो ये 16 आता है। तो ये वाली ऑप्शन ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 196, द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द टैक्सेस ऑन ऑल बिजनेस इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद मैनी स्मॉल बिजनेस विल हैव टू क्लोज देयर ऑपरेशन इन पाकिस्तान। इसके अंदर अब आपने देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है और कौन सा इसका इफेक्ट है। तो जो ये फर्स्ट वाली लिखी हुई है, फर्स्ट
इसकी स्टेटमेंट द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द टैक्सेस ऑन ऑल बिजनेस इन पाकिस्तान। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है और इसकी कॉज, इसकी वजह से क्या हुआ, मैनी स्मॉल बिजनेस विल हैव टू क्लोज देयर ऑपरेशन इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत से ऑपरेशंस बिजनेस के क्लोज हो रहे हैं। तो ये इसका कॉज है इस स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है, ये कॉज है, ये वाला फर्स्ट वाला सॉरी कॉज है, और ये जो सेकंड वाला है ये इफेक्ट है, इसकी वजह से ये जो काम हो रहे हैं ये इफेक्ट की वजह से हो रहे हैं। ये स्टेटमेंट वन, इसको स्टेटमेंट वन कहा है उसने, जो कि एक कॉज है, और स्टेटमेंट टू एक इफेक्ट है, तो ऑप्शन अल्फा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख जी, ये लास्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन रह गए जो कि 4 है। रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्स वाई जी आर 3 होल नंबर्स लेस देन 24, ठीक हो गया, बट ग्रेटर देन 11। X is the smallest prime number, Y is the largest number divided by 3 and Z is the smallest number divided by divisible by 11। तो अगर आप इसको करके देखेंगे, ये मैथ्स वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो ऑप्शन बीटा करेक्ट है। X 13, Y 21 and Z 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 198, ऑल हैमर्स आर टूल। अब ठीक है, ये वाला आपको क्वेश्चन पता है। Some tools are useful things, all useful things are trash. Which of the following conclusion is necessary to given only by information above? Conclusion 1, some hammers are trash. Conclusion 2, some tools are trash, और conclusion 3, all useless things are tool। इसमें से only 2 फॉलो कर रही है, ठीक है, ऑप्शन 2 फॉलो कर रही है। आप इसकी वेन डायग्राम बना के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 199 है, रीड द पैसेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो, then choose the correct option based on the answer only in the information provided। Pakistan is rich in wildlife and culture. It is home to many sort of wildlife, from the ibex to the index river dolphin. The people from the most countries in the world have made their home here। Statement 1, Pakistan is a rich country। Pakistan from all nationality in the world live in Pakistan। Pakistan is home to at least वन डॉल्फिन स्पीशी। तो इसके अंदर जो थर्ड है, पाकिस्तान इज होम एट लीस्ट वन डॉल्फिन स्पीशी, ये ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि 20, ऑब्जर्व द पैटर्न, सिलेक्ट द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखें, ये पहला टर्म देखें, यहाँ से शुरू हो रहा है FGHIJ, इसका मतलब यहाँ पे F से 2 पीछे होगा, DEF। तो फर्स्ट डिजिट कौन सा होना चाहिए, D। तो इसके अंदर हम D वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन बीटा और ऑप्शन डेल्टा में से दोनों के पास डी है। उसके बाद यहाँ देखते हैं ई, यानी कि दोनों में ई आना चाहिए। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि ऑप्शन ठीक है, लेकिन अभी हम फिर भी एक लास्ट पे चेक कर लेते हैं। QOM, ये यहाँ से शुरू होगा, देखें MNOPQ, तो M से पीछे 2 चले जाएं, यहाँ पे आएगा KLM, ठीक है। तो ये K वाली ऑप्शन ठीक हो जाएगी, तो ऑप्शन बीटा करेक्ट होगा। लें जी, ये आज हमने जो आपका पेपर है MD-CAT 2024, इसको कंप्लीट डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसमें बहुत ही मेहनत लगी है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट पेपर आप देख सकते हैं, और आप दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, और इसके अंदर अगर आपको कुछ मिस्टेक लगती है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद आने वाली अपडेट्स बर वक्त हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।